एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। तो गाइस, आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों का 5 चैप्टर पांचों वन शॉट में आएगा। ये पहला वन शॉट है, ठीक है। हम लोग यूनिट नंबर 1 करेंगे, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। आज हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 हो रहा है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग ये दो वर्ड का मतलब समझते हैं। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स भैया कंपनी में जो आदमी काम कर रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है, अपना फिजिकल लेबर दे रहा है, वो सारे को ही हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। कंपनी में जितने भी इंसान काम कर रहे हैं, अपने फिजिकल लेबर दे रहा है, दिमाग से काम कर रहा है, अपना मेंटल लेबर दे रहा है, ये सारे को ही हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन देखते हैं, उससे और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेशन है ह्यूमन रिसोर्स human resources refer to the human being, ठीक है। having knowledge, skill and creative abilities, who help an organization to achieve its goal। अच्छा, with the help of their talent and aptitude। देखो ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। मैनेजमेंट तो बाद में सीखेंगे, पहले ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन रिसोर्स किसको बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग को बोलते हैं, जिसके पास कुछ भी नॉलेज हो, स्किल हो, क्रिएटिव एबिलिटीज हो, किसी भी चीज का नॉलेज हो, स्किल हो, क्रिएटिव एबिलिटीज हो, और वो हेल्प कर रहा हो ऑर्गेनाइजेशन को, उसके गोल तक पहुंचने में कैसे हेल्प करेगा? अपने टैलेंट और एप्टीट्यूड से ऑर्गेनाइजेशन का गोल तक अचीव कर रहा है, उस चीज को, उस इंसान को हम लोग ह्यूमन रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स उसको बोलेंगे। समझ में आ गया? डन। चलो अब देखते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन रिसोर्स का। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का नहीं, ह्यूमन रिसोर्स का कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स ना हेट्रोजेनियस होता है। हेट्रोजेनियस क्या होता है? हेट्रोजेनियस भैया हर इंसान का पर्सनालिटी अलग होता है, हर इंसान का नॉलेज अलग होता है, हर इंसान का स्किल अलग होता है, हर इंसान का वैल्यूज अलग होता है, हर इंसान अलग इमोशन के साथ काम करता है, हर इंसान का एटीट्यूड अलग होता है, हर इंसान का मोटिव अलग होता है। तो ऐसा हम लोग बोल सकते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल
डिफरेंट टेंजिबल डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। तो हर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हेट्रोजेनियस होता है, वो सेम नहीं होता है, उसमें अलग अलग क्वालिटीज होता है। ठीक है। दूसरा, बिहेवियरल डिस्क्रिमिनेशन। बिहेवियरल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है भैया? डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन बिहेव डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करता है। ऐसा भी हो सकता है सेम इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करे, ये नॉर्मल सा बात है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स हर इंसान का बिहेवियरल डिस्क्रिमिनेशन होता है। हर इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करता है। डिफरेंट इंसान डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करता है, ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है। ट्रेनिंग, अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग दे, अगर हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेनिंग दे तो वो हम लोगों को का यूटिलिटी इंक्रीज कर सकता है, हम लोगों को का यूटिलिटी वो इंक्रीज कर सकता है। मतलब हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को लेके हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को लेके और भी ज्यादा उससे काम निकलवा सकते हैं अगर उसको हम लोग ट्रेनिंग दे तो। ऐसे बोलते हैं एक इंसान है जो आया मेरे पास काम करने, ठीक है, उसको ना उसको मेरा जो काम है उसको नहीं आता है, तो उसको मान लेते कोई एक्सेल में काम करने दिए। अब वो एक्सेल में उसको थोड़ा मोड़ा एक्सेल चलाने आता है तो वो अपना टाइप से करेगा, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, वो उतना ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन उसको हम अगर ट्रेनिंग दे, अच्छा से एक्सेल सिखा दे तो वो क्या होगा, वो फिर स्पीड में काम करेगा। तो ट्रेनिंग देने से एक पर्सोनल एक ह्यूमन जो होता है वो बेहतर काम करता है। ठीक है। मोटिवेशन, आउट ऑफ ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल टू ऑर्गेनाइजेशन ओनली ह्यूमन रिसोर्स आर लिविंग वंस। बोल रहे हम लोगों के पास जितना भी रिसोर्सेज है, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो हम लोगों का फ्यूल हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, जितना कुछ भी हो, इंसान ही वो है, ह्यूमन रिसोर्स ही वो है जो लिविंग बींग्स है। ह्यूमन रिसोर्स ही वो है जो लिविंग बींग्स है। तो उस लिविंग बींग्स के होने के नाते उसका मोटिवेशन अप एंड डाउन होना ये नॉर्मल सा बात है। उसको काम करने में कभी अच्छा लगेगा, कभी काम करने में अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोगों को उसको मोटिवेशन देना होगा ताकि वो काम करने के प्रति और भी उसका हरदम से अंदर से मोटिवेटेड रहे कि हमको काम करना है। ठीक है। और इंसान ना जब चाहेगा कि हमको काम करना है तब वो अच्छा से काम कर पाएगा। अगर उसके अंदर मोटिवेशन नहीं रहेगा और काम करेगा ना तो अच्छा से इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ अदर रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स का ये काम होता है, ह्यूमन रिसोर्स जो है उसके मदद से मेरा और जो मेरा जो और भी रिसोर्सेस है, मेरे पास और जो रिसोर्स है, चाहे मशीन हो, रॉ मटेरियल हो, कैपिटल हो, ये सब जो मेरे पास रिसोर्सेज है उसका हम लोग बेहतर ढंग से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसका हम लोग बेहतर ढंग से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है। उसका हम लोग इफेक्टिव वे में यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या देखेंगे? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टुगेदर सो दैट गोल्स ऑफ ईच आर अचीव्ड। ह्यूमन रिसोर्स वो प्रोसेस है, ह्यूमन रिसोर्स वो प्रोसेस है जो इंडिविजुअल को ऑर्गेनाइजेशन के पास लाता है और इंडिविजुअल से ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा करवाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन से इंडिविजुअल गोल पूरा करवाया जाता है। समझ में आया? ये एक तरह का आर्ट है। ये आर्ट है कि हम लोगों को जिस इंसान का जरूरत है, जिस तरह का इंसान का जरूरत है जो हमारा गोल को पूरा कर पाएगा, हम उसको प्रोक्योर करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे। उसके बाद ऐसे ट्रेनिंग देंगे, ऐसा मोटिवेशन देंगे कि मेरा गोल तो पूरा होगा, साथ में उसका जो इंडिविजुअल गोल है वो भी पूरा हो। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उस आर्ट को बोलते हैं।
ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट is that part of management concerned with people at work and with their relationship within the organization. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वो पार्ट है मैनेजमेंट का जो कि पीपल के साथ कंसर्न रखता है, पीपल को प्रोक्योरमेंट करने का, पीपल को मोटिवेशन देने का, पीपल को ट्रेनिंग देने का, पीपल का डेवलपमेंट करने का, पीपल का अप्रेजल करने का, पीपल के साथ ऑर्गेनाइजेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरह का डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करने का। तो ये सारा काम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का होता है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज concerned with the most effective use of people to achieve organizational and individual goal। इस डेफिनेशन से देखो क्या बोल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विथ मोस्ट इफेक्टिव यूज ऑफ पीपल। मेरे पास जो पीपल है उसका हम लोग कितना इफेक्टिव वे में काम करवा सकते हैं, कितना इफेक्टिव वे में यूज कर सकते हैं। और तो और इंसान का सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, उसका प्रोक्योरमेंट से लेके, उसका ट्रेनिंग से लेके, उसका डेवलपमेंट से लेके, उसका अप्रेजल से लेके, उसका अगर कोई डिस्प्यूट है तो डिस्प्यूट सॉल्व करने से लेके सारा कुछ इसके अंडर आ जाता है। इससे क्या होगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा होगा, साथ में साथ उसका इंडिविजुअल गोल भी पूरा होगा। ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम है, या इसको हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, नेचर ऑफ एचआरएम। क्या पढ़ेंगे अभी, नेचर ऑफ एचआरएम। सबसे पहला जो होता है ये होता है इंटीग्रल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। देखो मैनेजमेंट में ना ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि एक बंदा ही एचआरएम करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है। सुपरवाइजर अगर लेबर लोग को हायर कर रहा है तो सुपरवाइजर को हायर करने के लिए कोई है, फिर उस बंदा को हायर करने के लिए कोई है। तो ये जो है ना सारे डिपार्टमेंट में होता है, एचआरएम जो है सारे डिपार्टमेंट में होता है। इसको हम लोग सेपरेट फंक्शन नहीं बोल सकते, मैनेजमेंट का ये सेपरेट फंक्शन नहीं है, ये मैनेजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एचआरएम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट because this function has to perform by all the manager throughout the organization rather than by personal department only। सिर्फ पर्सनल डिपार्टमेंट में, सारे डिपार्टमेंट में ये इसका काम होगा। अगला है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। अगला क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन। देखो HRM इज कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन बिकॉज इट कवर ऑल टाइप ऑफ पीपल दैट all level in organization, in other word it is applied to worker, supervisor, officer, all type of personnel। अभी बोले ये जो है कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन का मतलब होता है वही बात कि हर टाइप के पीपल के लिए ये पड़ता है, वर्कर, सुपरवाइजर, मैनेजर, उसके ऊपर जो है तो सारे को तो रिक्रूट करना पड़ेगा, सारे को हम लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, सारे को डेवलपमेंट देना होगा, सारे मिलके हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन गोल पूरा करेगा। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है, ये सबके लिए अप्लाइड है। ठीक है, किसी एक बंदे के लिए नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो
ऐसे समझो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है? इंसान को रिक्रूट करना, उसको ट्रेनिंग देना, उसको अप्रेजल देना, उसको फिर से हम लोगों को उसका जितना कुछ भी करना, उसको मोटिवेशन देना, उसको उसका जो इंडिविजुअल गोल है उसको पूरा करना होता है। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारे पर्सनल हमको छोड़ के चल जाएंगे, बहुत सारे पर्सनल छोड़ के चल जाएंगे, तो सीट वैकेंट होगा। या फिर जैसे कोई वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर आया मेरे पास, उसको हम लोग ट्रेनिंग दिए तो वो ऊपर जाएगा, वो मैनेजर बनेगा, तो नीचे वाला पोस्ट तो खाली हो गया, फिर से मेरे को किसी को हायर करना पड़ेगा, फिर से उसको ट्रेनिंग देंगे, ये फिर जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये सर्कल चलते रहेगा, ये सर्कल चलते रहेगा। ठीक है। और तो और टेक कांस्टेंट अलर्टनेस एंड अवेयरनेस रिगार्डिंग ह्यूमन रिलेशन इन देयर एवरी इंपॉर्टेंट एवरीडे और इंपॉर्टेंट इन एवरीडे ऑपरेशन। बोलता है और तो और दिन के सारे ऑपरेशंस में ह्यूमन रिसोर्स मेरा कैसे काम कर रहा है इसके बारे में भी अवेयरनेस होना जरूरी है। इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये मेरे को दिन पे दिन डेली करना पड़ेगा, हर डे टू डे लाइफ में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे लाइफ में इसको एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। ठीक है। चौथा, पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से पहले हम समझाए ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स इज रेफर्स टू अ पीपल, जो हम लोगों के आसपास, जो कंपनी में जो आसपास में पीपल काम करता है, वहां जो इंसान ह्यूमन लिविंग बींग्स काम कर रहा है उसको हम लोग पीपल बोलते हैं। तो पीपल ओरिएंटेड मतलब ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये पीपल के आसपास घूमता है। पीपल का ट्रेनिंग, पीपल का रिक्रूटमेंट, पीपल का डेवलपमेंट, पीपल का अप्रेजल, पीपल को फिर अगर मेरे को देख रहा है कि वो सही से काम नहीं कर रहा तो उसको मोटिवेशन देंगे। तो ये पूरा जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये पूरा का पूरा पीपल के अराउंड ही घूमता है, इसीलिए है पीपल ओरिएंटेड। ठीक है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डेवलपमेंट ओरिएंटेड क्या होता है? एचआरएम इंटेंडेड टू डेवलप द फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय। देखो इसका मतलब ही है हम लोग जो भी पीपल को रिक्रूट करेंगे ना उसको ट्रेनिंग देंगे, और उसको ट्रेनिंग इस हद तक देंगे कि उसका जितना भी पोटेंशियल है हम उस सारे पोटेंशियल को ले सके, उसका पूरा फुल पोटेंशियल पे हम उसको काम करवा सके, उस तरह का मोटिवेशन देंगे, उस तरह का ट्रेनिंग देंगे। तो इट इज अ डेवलपमेंट ओरिएंटेड मैनेजमेंट, कि उस सामने वाला बंदा का भी डेवलपमेंट होगा, साथ में हम लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। अगर मेरा ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा तो हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। फ्यूचर ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड क्या होता है? एचआरएम इज फॉर फ्यूचर ओरिएंटेड फंक्शन, इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इन फ्यूचर। हम लोग जो मेरा भी जो लेबर है या एम्प्लॉई है, जो मैनेजर है, उसको क्यों रिक्रूट कर रहे हैं? फ्यूचर का जो मेरा गोल है, जो मेरा फ्यूचर का ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको हम लोग अचीव कर सके, है ना। तो फ्यूचर रिलेटेड है, फ्यूचर में मेरा ये गोल है, मेरे को इस गोल को पूरा करने के लिए अभी इंसान लगेगा। तो मेरा इंसान को अभी जो ले रहे पीपल को हायर कर रहे वो किस लिए? फ्यूचर का गोल के लिए, इसलिए इसको फ्यूचर ओरिएंटेड भी बोला जाता है। ठीक है। अच्छा, मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। इट इज अ मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज साइंस बिकॉज इट अप्लाई वेरियस साइंटिफिक टेक्निक एंड अप्रोच फॉर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। बोल रहा है पहले साइंस के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं। ठीक है। साइंस के प्रोस्पेक्टिव से देखने के लिए हम लोगों को यह समझना होगा कि एक ह्यूमन को रिक्रूट करने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए, उसका डेवलपमेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स है, कुछ यूनिवर्सल टेक्निक्स है, उसको हम लोगों को फॉलो करना पड़ता है। तो ये क्या? ये साइंस का पार्ट है। ठीक है। और पीपल को सही से हैंडल करने के लिए, उसको उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए, उसका कितना नॉलेज है वो पता करने के लिए हम लोगों का वो आर्ट है कि हम लोग इंसान के साथ कितना घुल मिल सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज मिक्सचर ऑफ आर्ट एंड साइंस। ठीक है। और तो और ये तो एक आर्ट है, साथ में उस बंदा को हमको थ्योरी नॉलेज भी देना पड़ता है कि भैया ऐसा काम करो। कोई भी प्रैक्टिकल काम होता है, चाहे कोई भी हो, कोई अगर
क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, उस वो भी अगर अच्छा लेवल पे खेल रहा है, उसका भी थियोरेटिकल भी पढ़ाई होता है, तो वो जो थ्योरी है वो क्या है, आर्ट है। तो आर्ट एंड साइंस का मिक्सचर है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। अच्छा, अगला है बेसिस ऑफ ऑल फंक्शन एरिया। बेसिस ऑफ ऑल फंक्शन, HRM is the basis of all functional area of the management, because every manager working in any department has to handle human resource properly in order to ensure the optimum utilization of non-human resources। बोल रहा है ये ना बेसिस है सारे फंक्शनल एरिया का, सारे फंक्शनल एरिया जितना भी हम लोग कंपनी में काम चल रहा है, सारे फंक्शंस का ये बेसिस है, क्योंकि जो काम होगा ना वो ह्यूमन द्वारा ही किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी काम होगा, चाहे वो मैनेजरियल काम हो, चाहे वो फैक्ट्री में कुछ भी काम हो रहा है, सारा काम कौन करेगा, ह्यूमन करेगा, और उसको देखने के लिए भी ह्यूमन है। तो बेसिकली हम लोग बोलेंगे अगर सही से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं हुआ तो हम लोगों का काम इफेक्टिव वे में नहीं होगा, हम लोग का गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए ये बेसिस है ऑल फंक्शन का। हम लोगों को HRM सही से करना होगा, सबको मेंटेन रखने के लिए, प्रॉपरली काम करवाने के लिए, उससे जो मेरा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, मेरे पास जो नॉन लिविंग और रिसोर्सेस है, मशीन है, रॉ मटेरियल है, इस सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है। अगला है इट इज अ चैलेंजिंग फंक्शन। It is a challenging function as people have sentiments, emotions, they cannot be treated like machinery and equipment. In order to attain best effort from them, they have to be handled tactfully. इंसान में इमोशन होता है, इंसान में इमोशन होता है, साथ में उसका सेंटिमेंट होता है ना। तो मशीन की तरह हम लोग उसको काम नहीं करवा सकते, तो उसको क्या, उसका क्या सेंटिमेंट है, उसका क्या इमोशन है, उस तरह से हम लोग उसके साथ काम करवाना पड़ेगा। तो काम करवाने का एक टेक्निक होता है, एक टैक्टिक्स होता है। ठीक है। तो उसको करवाना होगा उस तरह से जिस तरह से वो चाहता है। ठीक है। तो ये एक चैलेंजिंग काम है, ये एक चैलेंजिंग काम है। समझ में आया? नेचर ऑफ HRM, ये है नेचर ऑफ HRM। ठीक है। अब आगे जाते हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ HRM। स्कोप ऑफ HRM हम लोग देखेंगे HRM का क्या क्या स्कोप है। पहला जो स्कोप है वो है मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग क्या होता है? HRM determines the number and kinds of personnel required to fill various positions in the organization। ये मैन पावर प्लानिंग का मतलब HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वही बताता है कि हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में कितना बंदा का जरूरत है, कितना आदमी को लगेगा, कौन कौन सा जगह पे लगेगा, उसके लिए क्या स्किल होना जरूरी है। तो ये मैन पावर प्लानिंग है, मेरे यहाँ पे कितना मैन पावर का जरूरत है उसका प्लानिंग HRM ही करता है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फंक्शन, अगला क्या है? एम्प्लॉयमेंट फंक्शन। आफ्टर मैन पावर प्लानिंग HRM मेक्स अरेंजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ऑफ पर्सोनल। अब समझना, मेरे को ये प्लान हो गया कि मेरे को इतना बंदा का जरूरत है, इस काम के लिए जरूरत है, इतना उसका नॉलेज होना चाहिए, तो ये मेरे पास प्लानिंग आ गया। अब एम्प्लॉयमेंट फंक्शन, मेरे को रिक्रूट करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, उसको ट्रेनिंग देना होगा, डेवलपमेंट करना होगा, तो ये एम्प्लॉयमेंट फंक्शन का काम ये भी HRM ही करता है। उसके बाद उसको रिक्रूट कर लिए, सेलेक्ट कर लियो, मेरे पास काम करने के लिए आ गया, उसके बाद उसको देंगे क्या? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ऐसा बोल सकते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी HRM का स्कोप है। जो बंदा ट्रेनिंग दे रहा है, जो बंदा डेवलपमेंट करवा रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मेरा एम्प्लॉयज आ रहा है उसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है वो भी HRM का ही पार्ट है। ठीक है। अगला अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस। अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है? अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, अगर कोई बंदा, कोई इंप्लॉय
अच्छा काम कर रहा है, कोई बंदा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, वो इफेक्टिव है, वो एफिशिएंट है, तो उसको हम लोग अप्रेज करेंगे, उसको हम लोग बढ़ावा देंगे, उसको हम लोग बोनस देंगे, उसको हम लोग पोजीशन हाई करेंगे उसका, ठीक है। तो ये भी काम एचआरएम का होता है, ये भी एचआरएम का स्कोप के अंदर आता है। अगला होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन समझना, एचआरएम मोटिवेट द एम्प्लॉय थ्रू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव सो दैट दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट एफर्ट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर किसी एम्प्लॉय को पैसे का जरूरत है या फिर सपोर्ट का जरूरत है या कुछ ऐसा चीज है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको वो चीज प्रोवाइड करवा के उसको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, उसको हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं, जो उसका वो अपना काम बहुत ही इफेक्टिव वे में कर पाए, बहुत ही इफेक्टिव वे में कर पाए। तो मोटिवेशन भी एचआरएम का स्कोप होता है। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अगला क्या है, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन एचआरएम ये फिक्स करता है कि किस बंदा को कि कितना वेजेस देना है, किस बंदा को कितना सैलरी देना है। हम लोग देखे थे, हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पर क्या है, उसमें हम लोग अलग अलग तरह का बोनस सिस्टम देखे, लेबर देखे, लेबर कैसे पे किया जाता है। तो ये सब काम भी एचआरएम, मतलब ये सब भी एचआरएम का स्कोप के अंदर आता है। वो लोग ही फिक्स करता है वेजेस एंड अलग अलग तरह का जो बेनिफिट दिया जाता है वो भी, ठीक है। लेबर वेलफेयर, और इसका एक जो सबसे जरूरी स्कोप है वो है लेबर का वेलफेयर। लेबर का वेलफेयर, इन ऑर्डर टू इंश्योर लेबर वेलफेयर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मेक वेरियस अरेंजमेंट, बहुत सारा अरेंजमेंट करवाता है। मान लो कोई ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा खतरा है, तो उसको अगर कोई ऊपर से रंग पेंट वेंट कर रहा है तो उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का काम किया जाता है तो उसको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। बेसिकली लेबर का वेलफेयर कैसे हो सके उसका भी ध्यान एचआरएम रखता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। उसको पेंशन दिया जाता है, ग्रेजुइटी दिया जाता है, ये सब लेबर वेलफेयर के अंदर आता है, ठीक है। ये था हम लोगों का स्कोप ऑफ एचआरएम, ये था हम लोगों का नेचर ऑफ एचआरएम, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम की तरफ। हम लोगों का अगला जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन is to ensure the availability of right and competent employee for achieving the goal of the organization। बोल रहा है सबसे पहला जो काम होता है, पहला जो एचआरएम का काम होता है वो काम होता है कि सही बंदा को, जो कॉम्पिटेंट है, जो हमारे काम में, मेरा जो काम है उस काम को वो करने के लायक है, उस बंदा को सेलेक्ट करना, ये तो पहला काम है। इसके अलावा भी बहुत सारा काम है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है उसके अलावा, टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अटेंड इट्स गोल इफेक्टिवली थ्रू प्रोवाइडिंग कॉम्पिटेंट एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड करवाना, ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज, वैसा एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, वैसे एम्प्लॉय को प्रोवाइड करवाना ऑर्गेनाइजेशन को जो कॉम्पिटेंट हो, हमारे काम को सही से करने के लायक हो, ठीक है। दूसरा, टू यूटिलाइज द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉय एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, ठीक है। टू यूटिलाइज skill and knowledge of employee। हम लोगों को जो एम्प्लॉय हम लोग लिए उसके पास जितना स्किल है, जितना नॉलेज है, उसका इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में हम लोग यूटिलाइज कर पाए। एचआरएम का ये भी ऑब्जेक्टिव होता है कि उसका
वो बंदा का जो एम्प्लॉय हम लोग लिए हैं उसके पास जितना स्किल है, जितना नॉलेज है, उसको हम लोग सही से यूटिलाइज करें, इफेक्टिव वे में हम लोग यूटिलाइज करें। ठीक है। टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन। अगला क्या है? टू इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब जॉब से एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो, जॉब जो कर रहा है उसको करने में अच्छा लगे, ये भी एचआरएम का दायित्व होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि भैया जो एम्प्लॉय मेरे पास काम करने आया है उस बंदा का जॉब में मन लगे, जॉब में मन लगे, जॉब सेटिस्फैक्शन हो उसको, ये भी इंश्योर करना हमारा एचआरएम का ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है। अच्छा, इंक्रीज स्किल by providing ट्रेनिंग। क्या करना है? स्किल को बढ़ाना है, ट्रेनिंग देके उस एम्प्लॉय का जो स्किल है उसको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना भी एचआरएम का काम होता है। ठीक है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो पूरा होता ही है, साथ में इंडिविजुअल उसका जो डेवलपमेंट होता है उससे उसको भी जॉब सेटिस्फैक्शन होता है कि उसके अंदर होता है कि मेरा डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। तो इंक्रीज स्किल बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से हम लोग उसका स्किल को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है टू रिकॉन्साइल इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। बोलता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इंडिविजुअल गोल के साथ मर्ज करना। ठीक है। कि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है उसको हम लोग जो उसका जो एम्प्लॉय का पर्सनल गोल है उसको लेते हुए ऑर्गेनाइजेशनल गोल को खत्म अचीव किया जाए। क्या बोले? जो पर्सनल गोल है, जो इंडिविजुअल का पर्सनल गोल है उसको साथ में लेके ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा किया जाए, ये भी एचआरएम का काम होता है। ठीक है। टू रिकॉन्साइल इंडिविजुअल गोल विथ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हम लोग इंडिविजुअल गोल के साथ पूरा करेंगे। ठीक है। हाई मोरल सेट करना एचआरएम का काम होता है। टू जितना भी एम्प्लॉय है उसके बीच में मोरल हाई हो, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिलेशन अच्छा हो, ये एचआरएम का काम होता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव होता है कि जो दोनों का ह्यूमन रिलेशन है या फिर वो लोग का जो मोरल है वो हरदम हाई रहे, काम करने में उसको और मजा आए। ठीक है। टू सेटिस्फाई इंडिविजुअल नीड एंड ग्रुप गोल बाय ऑफरिंग एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। कोई भी फाइनेंशियल या जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देके हम लोग उसको कुछ पैसा दे दिए या कुछ पैसा नहीं दिए तो कुछ हेल्प कर दिए, कुछ इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दे दिए या रेंट हम लोग पे कर दिए, इस तरह का हेल्प करके हम लोग उस बंदे का मोटिवेशन हाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा? वो काम में और भी ज्यादा मजा आएगा, उसको और भी ज्यादा मजा आएगा। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, हम लोगों का लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं थ्रू इफेक्टिव यूज ऑफ लेबर। हम लोगों का जो आदमी है, हम लोगों का जो पीपल है उसको सही से इफेक्टिव वे में, एफिशिएंट वे में अगर यूज किया जाए तो हम लोगों का प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगा। क्या होगा? प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगा। ठीक है। एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन लेबर एंड कैपिटल। मतलब मेरे पास जो कैपिटल है और जो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके बीच में सही से रिलेशन बैठाया जाए, टू मेंटेन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इंडस्ट्रियल रिलेशन भी ऑर्गेनाइजेशन में बनाए रखने का ऑब्जेक्टिव एचआरएम में होता है। ठीक है। अच्छा, विलियम बी व्रेथर एंड काइथ डेविस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कुछ 4 भागों में क्लासिफाई किया है, सब ऑब्जेक्टिव को 4 भागों में क्लासिफाई किया है। पहला है सोशल ऑब्जेक्टिव। एचआरएम का पहला ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर लीगल कंप्लायंस, बेनिफिट, यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन आता है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है जिसमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एम्प्लॉय रिलेशन, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल, प्लेसमेंट, असेसमेंट आता है। फंक्शनल ऑब्जेक्टिव में अप्रेजल, प्लेसमेंट, असेसमेंट आता है। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अप्रेजल,
प्लेसमेंट, कंपनसेशन और असेसमेंट आता है। ये हम लोगों का क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। ठीक है, अगला हम लोगों का है इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ HRM। ठीक है, क्या होता है, हम लोगों के पास जितना भी रिसोर्सेज है, हम लोगों के ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी रिसोर्सेज है, उसमें से ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें से ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, क्योंकि ये हम लोगों को यूटिलिटी देता है और हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल गोल को पूरा करने में हेल्प करता है। ठीक है, अच्छा, टोटल चार कैटेगरीज में बांटा गया इंपॉर्टेंस को। पहला कैटेगरीज है ऑर्गेनाइजेशनल कैटेगरी, ऑर्गेनाइजेशनल इंपॉर्टेंस। पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इंपॉर्टेंस। द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अनलिमिटेड टू ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका इंपॉर्टेंस अनलिमिटेड है। उसमें से कुछ है, सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो है इट इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ स्किल एंड कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में स्किल और कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को रिक्रूट करता है, सेलेक्ट करता है, उसको ट्रेनिंग देता है, उसको डेवलपमेंट देता है। इसके थ्रू हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशनल गोल पूरा होता है। टाइम टू टाइम स्किल एम्प्लॉय हम लोगों के पास आता रहता है। ठीक है, दूसरा है इट डेवलप द नेसेसरी स्किल एंड राइट एटीट्यूड अमंग द एम्प्लॉयज थ्रू ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। हम लोगों का काम करने के लिए जो स्किल का जरूरत पड़ता है, जिस एटीट्यूड का जरूरत पड़ता है, जो इन्वायरमेंट का जरूरत पड़ता है, ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू एम्प्लॉय में डेवलप किया जाता है। ठीक है, इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू सिक्योर विलिंग कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉय थ्रू मोटिवेशन के थ्रू सारे कस्टमर को, सारे एम्प्लॉयज को मोटिवेशन देके ये इंश्योर किया जाता है कि वो अपने विलिंगनेस के साथ काम पे ध्यान दे। तो अपने इच्छा के साथ अगर काम करेगा तो काम इफेक्टिव वे में करेगा, एफिशिएंट वे में करेगा। ठीक है, और तो और हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्सेस है, साथ में और भी जो रिसोर्सेस है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, ये भी HRM का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए। ठीक है, अगला आता है प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। अगला क्या आता है, प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस में सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स ये इम्प्रूव करता है वर्क एफिशिएंसी ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर का काम करने का क्षमता को बढ़ाता है। कैसे, इट प्रोवाइड एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय को अपना पर्सनल लेवल पर डेवलपमेंट करने का मौका दिया जाता है। थ्रू HRM क्या किया जाता है, जितना भी एम्प्लॉय है उसको पर्सनल लेवल पे डेवलपमेंट करने का मौका दिया जाता है। इट डेवलप गुड ह्यूमन रिलेशन अमंग, ये वर्कर लोग के बीच में वर्कर का आपसी रिलेशन अच्छा करने में मदद करता है। इट इम्प्रूव द एम्प्लॉयज वर्किंग स्किल एंड कैपेसिटी थ्रू प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग एनवायरनमेंट। अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट देके एम्प्लॉय को अच्छा सा वर्किंग एम्प्लॉयमेंट देके हम लोग उस एम्प्लॉय का वर्किंग स्किल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये करियर एडवांसमेंट में हेल्प करता है। ये HRM जो है करियर एडवांसमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, और तो और ये पर्सन को इस तरह से तैयार करता है कि वो पूरे कमिटमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। ठीक है, अगला होता है सोशल इंपॉर्टेंस। अगला क्या है, सोशल इंपॉर्टेंस। सोशल इंपॉर्टेंस मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के व्यू पॉइंट से भी HRM का बहुत ज्यादा महत्व है। क्या है, पहला, इट प्रोवाइड सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन टू पीपल थ्रू प्रोवाइडिंग सूटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये जब किसी HRM के थ्रू हम लोग जॉब का जनरेशन करते हैं, जॉब जनरेशन से क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है सोसाइटी के इंसान को, पीपल ऑफ द सोसाइटी को,
काम मिला। अब वो जब काम मिलेगा तो वो पर्सनल लेवल पे और ज़्यादा मेंटल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे वो ज़्यादा सक्षम होगा और ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेगा। ठीक है। इट एलिमिनेट वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स थ्रू कंजर्वेशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ये क्या करता है, ये वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जो भी हम लोगों का ह्यूमन रिसोर्स जो कि बेकार जाने वाला है, जो बेकार जाने वाला है उसको भी यूज करवाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाने का क्षमता रखता है, तो सोसाइटी का भला होता है। इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, और जितना भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाता है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाता है। इससे क्या होता है, वेस्ट कम से कम होता है। ठीक है, डिट्रॉशन कम से कम होता है। ठीक है, इससे सोसाइटी का भी भला होता है। अगला आता है नेशनल इंपॉर्टेंस। अगला क्या है, नेशनल इंपॉर्टेंस। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन। नेशन का डेवलपमेंट में, नेशन को आगे बढ़ाने में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। इट इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ नेशंस नेचुरल, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू डेवलपिंग ऑफ एफिशिएंट एंड कमिटमेंट मैन पावर। इंसान जब कमिटमेंट के साथ काम करेगा, उसका पर्सनल ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, तो क्या होगा, जो हम लोगों का नेशन का नेचुरल रिसोर्सेज है, फिजिकल रिसोर्सेज है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा। इससे नेशन का ग्रोथ होगा, इससे नेशन का ग्रोथ होगा। ठीक है। इट इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी जब एम्प्लॉय को हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी देंगे, उसको जॉब में रखेंगे, उसको पैसा मिलेगा, तो वो अच्छा घर में शिफ्ट होगा, अच्छा खाना खाएगा, इससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उससे इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो जब नेशन में सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो नेशन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। नेशन डेवलप कर रहा है। ठीक है, तो नेशन का भी नेशनल इंपॉर्टेंस भी बहुत है एचआरएम का। ठीक है, तो ये था हम लोगों का इंपॉर्टेंस। अगला हम लोगों का है फंक्शन ऑफ एचआरएम। तो ठीक है, हम लोगों का अगला है फंक्शन ऑफ एचआरएम। फंक्शन ऑफ एचआरएम। एचआरएम का काम क्या है, क्या क्या काम करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसको ना 3 हेड में बांटा गया। पहला होता है फंक्शन एट मैनेजरियल लेवल, दूसरा होता है ऑपरेटिव फंक्शन, तीसरा होता है एडवाइजरी फंक्शन। ठीक है, मैनेजरियल फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन और एडवाइजरी फंक्शन। ठीक है, मैनेजरियल फंक्शन सबसे पहले देखते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, सो इट हैज टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये इंटीग्रल पार्ट है मैनेजमेंट का, हम लोग पहले देखे। जब इंटीग्रल पार्ट है तो इसको मैनेजमेंट का सब काम करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सारा, तो इसको सारा कुछ करना पड़ेगा। तो इसका पहला काम क्या होगा, प्लानिंग। क्या होगा, प्लानिंग। In order to get things done through a subordinates, the human resource management had to make plan ahead. आदमी से काम करवाने के लिए, मेरा जो सबऑर्डिनेट्स है, जो मेरे अंडर काम कर रहा है, उससे काम करवाने के लिए हम लोगों को पहले प्लान करना होगा कि किससे क्या करवाना है, किस तरह से करवाना है। थ्रू प्लानिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एस्टिमेट द नंबर एंड काइंड ऑफ पर्सनल रिक्वायर्ड टू अचीव द गोल। अच्छा, इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि मेरे पहले तो हम लोगों को प्लान करना पड़ेगा ना, हमको क्या काम करना है, किस तरह से काम करना है, उसके लिए कितना बंदा का ज़रूरत है, कौन सा स्किल वाला बंदा का ज़रूरत है, उसके बाद वो उसको बुलाएंगे तो किस तरह से काम करवाएंगे, ये सारा प्लानिंग का पार्ट होता है। तो इससे हम लोगों को क्या क्या मिलता है, सबसे पहला मिलता है फोरकास्ट। इसमें सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर। सबसे पहला काम जो होता है वो होता है फोरकास्टिंग ऑफ मैन पावर। मेरा ह्यूमन रिसोर्सेज का जो मैनेजरियल फंक्शन है उसमें सबसे पहला क्या होता है, फोरकास्ट ऑफ मैन पावर। कितना आदमी का ज़रूरत है, कितना आदमी का मेरे को ज़रूरत है। डिटर्मिनेशन ऑफ नेट शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। बोल रहा है कि मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स कितना शॉर्टेज है, मेरे को कितना इंसान को और एम्प्लॉय करना होगा, या फिर कितना एम्प्लॉय सरप्लस में है, मेरे को कितना एम्प्लॉय जो है जिसका काम अभी मेरे को नहीं लगेगा। ठीक है,
इसको बोलते हैं शॉर्टेज या सरप्लस। एलिमिनेशन ऑफ शॉर्टेज और सरप्लस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर मेरे पास ह्यूमन रिसोर्सेज कम है तो उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे, और अगर सरप्लस में जिसका एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, बिना मतलब का एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है, तो उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। उसको क्या करेंगे? एलिमिनेट करेंगे। ठीक है। उसके बाद काम होगा ऑर्गेनाइजिंग का। ये तो प्लानिंग था। फिर ऑर्गेनाइजिंग का काम करेंगे। क्या करेंगे? ऑर्गेनाइज करेंगे। आफ्टर मेकिंग प्लान्स, प्रोग्राम एंड द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिजाइन एंड डेवलप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैरी आउट। इसके बाद प्लान तो हो गया, सब प्लान हो गया। अब किस तरह से काम होगा? काम का स्ट्रक्चर बनाना ऑर्गेनाइजिंग होता है। ग्रुपिंग द पर्सनल एक्टिविटी लॉजिकली ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और पोजीशन। सबसे पहले पर्सनल एक्टिविटी को अलग अलग करो, किसका क्या काम होगा, किसका क्या काम होगा। फिर अलग अलग इंडिविजुअल को अलग अलग काम दो, जिसके लिए जिसको अपॉइंट किए, जिसके लिए जिसको रिक्रूट किए हैं, उसको वो काम हम लोग सौंपेंगे। अच्छा, जब हम लोग किसी को काम देते हैं ना, उसके साथ कुछ अथॉरिटी देते हैं, कुछ हक देते हैं, और साथ में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल। अलग अलग इंडिविजुअल के जो थोड़ा टॉप लेवल पे सुपरवाइजर है, मैनेजर है, उसके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, उसके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन बने, ये भी एचआरएम का ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है। ठीक है। उसके बाद होता है डायरेक्टिंग। उसके बाद क्या है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान डिपेंड ऑन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इनकरेज द मोटिवेट द एम्प्लॉय टू वर्क विलिंगली एंड इफेक्टिवली थ्रू प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। क्या होता है? मैनेजर जो होता है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है, वो टाइम टू टाइम जितना भी एम्प्लॉयज है उसको मोटिवेशन देता है, उसको मोटिवेशन देता है, डायरेक्ट करता है कि इस तरह से काम करो, इस तरह से काम करने से ये फायदा होगा। उसको बताते रहता है कि तुम्हारा इंडिविजुअल गोल भी पूरा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी पूरा होगा। उसके बाद कहीं अगर उसका ग्रीवांसेस आता है तो वो भी सॉल्व करता है। ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट है। ठीक है। कंट्रोलिंग। अगला क्या होता है? कंट्रोलिंग। अगला क्या है? कंट्रोलिंग। द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कैसा काम कर रहा है, वो एफिशिएंट है कि नहीं, वो इफेक्टिव है कि नहीं, ये सब भी ये सब पार्ट कंट्रोलिंग का होता है कि वो किस तरह से काम कर रहा है, अच्छा से काम कर पा रहा है कि नहीं, वो एफिशिएंट है कि नहीं, उसको जिस टाइम पे काम करने दे रहे उस टाइम पे काम कर पा रहा है कि नहीं, ये सब कंट्रोलिंग का पार्ट होता है। अगर वो सही से काम नहीं कर पा रहा है तो उसको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, और अगर कुछ भी नहीं कर पा रहा है तो उसको फिर हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। तो ये सारा काम कंट्रोलिंग का होता है। ठीक है। अच्छा, अगला होता है ऑपरेटिव फंक्शन। ठीक है। ऑपरेटिव फंक्शन में सबसे पहला जो होता है वो होता है जॉब एनालिसिस। ऑपरेटिव फंक्शन में सबसे पहले क्या आता है? जॉब एनालिसिस। हम लोगों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, हम लोगों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि किस तरह का काम करवाना है, हम लोगों को किस तरह का काम है, उस काम के लिए कौन कौन सा इंसान का ज़रूरत पड़ेगा, कौन कौन सा इंसान का ज़रूरत पड़ेगा, किस तरह का नेचर होना चाहिए, किस तरह का उसका स्किल होना चाहिए, किस तरह का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो ये जॉब है, मतलब ये तो एम्प्लॉय हुआ। पहले तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस। जॉब मतलब हम लोगों को क्या काम करवाना है, काम का नेचर क्या है, काम के लिए किस किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, कितना इंसान का ज़रूरत पड़ेगा, ये जॉब का एनालिसिस किया। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ प्रेजेंट मैन पावर। सबसे पहले देखेंगे मेरे पास जो बंदा अभी है वो कैसा काम कर रहा है, मेरा पास जो बंदा है वो कैसा काम कर रहा है। फिर हम लोग अपना जो मैन पावर है उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए और उसको ताकतवर करने के लिए क्या कर सकते हैं, मेरे को एम्प्लॉय करना है कि नहीं करना है, वो भी करने का पार्ट ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का होता है। और अगर मैन पावर के बीच में कोई गैप है, उस गैप को फिल करने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का होता है। अगर कोई गैप है तो गैप को फिल करो। ठीक है। उसके बाद सी नंबर में आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ये क्या होता है भैया? रिक्रूटमेंट ऐसे समझो, हम लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं कि मेरे को काम का जरूरत, मतलब मेरे को बंदा का जरूरत है, आई नीड एम्प्लॉय। ठीक है। जो बोलते हैं ना मेरे को काम का जरूरत है, इतना वैकेंसीज है,
मतलब हम लोग पीपल सर्च कर रहे हैं काम करने के लिए। हम लोग एक बैनर देते हैं, एक एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, मेरे को इतना बंदा का ज़रूरत है, उसका ये स्किल होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये जो हम लोग ऑफर कर रहे हैं कि मेरे पास काम है आओ, ये रिक्रूटमेंट है। ये क्या है? रिक्रूटमेंट है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू सोर्स ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद साइमल्टेनियस एप्लीकेशन टू अप्लाई जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्राइकिंग अ बैलेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स। अच्छा, ये तो हम लोग किए, साथ ही साथ मेरे इंटरनली जो बंदे हैं उनका भी तो सोर्स काम आता है ना, कि मेरे चाचा का लड़का है या फिर कोई है जिसका स्किल वो है, मेरे को तो बंदे से मतलब है। तो उस टाइम पे इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स दोनों को हम लोग किस तरह से बैलेंस करते हैं, ये भी रिक्रूटमेंट का काम है। ठीक है, मतलब हम लोग सर्च कर रहे हैं, मेरे को एम्प्लॉय का जरूरत है। सिलेक्शन, अगला क्या आता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन मीन्स द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर अमंग द एप्लीकेशन। अब समझो, हम लोग एडवर्टाइजमेंट किए तो बहुत आदमी फॉर्म भरेगा, बहुत आदमी फॉर्म भरेगा, उस बेस पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे मेरे को किस किस बंदा का जरूरत है, सॉरी मेरे को किस किस स्किल का जरूरत है, मेरे को क्या क्या क्वालिफिकेशन चलेगा। तो जो बंदा एप्लीकेंट हम लोग एप्लीकेशन भरा हुआ उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि मेरे को क्या क्या चीज़ का जरूरत है, कौन सा इंसान का ज़रूरत है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन लेंगे, उसके बाद अगर मेरा कोई रिटन टेस्ट है तो रिटन टेस्ट लेंगे, ओरल टेस्ट लेंगे, वाइवा लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। ये सब करने के बाद हम लोगों को जितना बंदा का ज़रूरत है उसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें एक लिस्ट दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन जो रिसीव करेंगे, उसके बाद रिटन टेस्ट लेंगे, फिर इंटरव्यूज़ होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है, फिर इशू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। अब जो मेरे को बंदा सेलेक्ट हुआ है उसको हम अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा देंगे। ये सिलेक्शन हो गया। सेलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट होता है। सेलेक्ट करने के बाद प्लेसमेंट होता है, मतलब अब तो हम लोग सेलेक्ट कर लिए वो बंदा मेरे को, अब उसको जिस काम के लिए लगाए हैं उस काम में उसको देंगे, उस काम में उसको लगाएंगे कि ये तुम्हारा काम है, इस तरह से काम करना है। ठीक है, अब अगर किसी बंदा को हम लोग मंगाए हैं अकाउंटिंग के लिए, अगर वो सेल्स का काम कर रहा है, ये तो मिसप्लेसमेंट हो गया, उसको फिर से हम लोग सही करेंगे, उसको अकाउंट में डालेंगे। तो बेसिकली अगर कोई मिसप्लेसमेंट होता है उसको भी सही करना इस प्लेसमेंट के अंडर आता है। उसके बाद होता है ओरिएंटेशन। क्या होता है ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन क्या होता है? ओरिएंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय एंड फैमिलराइजिंग हिम विद द रूल्स एंड पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो रहा है, अब नया जो कोई मेंबर आया वो थोड़ा ऑकवर्ड होता है, वो अचानक से एक कंपनी में आता है, वहाँ पहले से बहुत बंदा काम कर रहा है, तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें वो जो नया बंदा आया है उसको पुराना जो जितना भी मेरे एम्प्लॉय है सबके साथ इंटरेक्शन करवाना, सबके साथ रूबरू करवाना, और रूबरू करवाने के बाद उसके बीच में, ताकि वो दोनों सबका रिलेशन अच्छा हो सके, उसका वो भी ध्यान देखा जाता है ओरिएंटेशन के दौरान। इसमें क्या होता है, इंट्रोड्यूसिंग न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय विद द पीयर सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स। जो न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉय है उसको सबऑर्डिनेट के साथ, जो ऊपर मैनेजर है, सबके साथ क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, फिर आता है डेवलपमेंट। फिर आता है डेवलपमेंट। अच्छा, ये जो सारा पार्ट था ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था, ये एम्प्लॉयमेंट का पार्ट था। अब आता है डेवलपमेंट। ये बंदा को हम काम पे रखे, हम लोग बंदा को एम्प्लॉय किए। अब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में सबसे पहले आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स द सिस्टमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ एम्प्लॉय विद रिस्पेक्ट टू देयर परफॉर्मेंस ऑन द जॉब एंड देयर पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट। क्या करेंगे भैया, उस इंसान का जो मेरे पास काम कर रहा है उसका पूरा हम लोग जॉब एनालिसिस करेंगे, किस तरह से वो काम कर रहा है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। उसके बाद उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ डेवलपमेंट करने का ज़रूरत है, फिर हम उसको डेवलपमेंट करेंगे। उस चीज़ जिस चीज़ का कमी होगा उस चीज़ का ट्रेनिंग देंगे। अगर देखेंगे वो काम बहुत एफिशिएंट वे में कर रहा है तो उसको मॉनिटरी हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करेंगे। ठीक है, फिर अगर किसी चीज़ का किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है
या फिर वो एफिशिएंट नहीं हो पा रहा है तो उसको उस चीज़ का ट्रेनिंग दिया जाएगा। अगर किसी को हायर लेवल पे पोस्ट करना है उसके लिए जो ट्रेनिंग लगेगा उसके लिए उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, ठीक है। फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, अगला क्या होता है, मैनेजमेंट डेवलपमेंट। मैनेजमेंट डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के अंदर अगला आता है मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इन द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सुटेबल एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर डेवलपिंग मैनेजरियल टैलेंट द ह्यूमन रिलेशन स्किल ऑफ द एम्प्लॉइज। क्या बोल रहा है, ये क्या करता है, जो ह्यूमन रिलेशन है हम लोगों का, जो आसपास जो एम्प्लॉइज है उसको अगर हम लोगों को मैनेजरियल लेवल पे लेके जाना है, उसको अगर थोड़ा प्रमोट करना है तो उसके लिए भी उसको मैनेजरियल लेवल का डेवलपमेंट ट्रेनिंग स्किल सब हम लोगों को उसको देना होगा। सबसे पहले किस एरिया का मैनेजमेंट को हम लोगों को डेवलप करना है वो खोजना होगा। फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम सब अरेंज करना होगा, किस तरह का, बहुत सारा का प्रोग्राम होता है कंपनीज में, वो प्रोग्राम में मैनेजर लोग को बैठाना होगा, उस तरह का उसको ओरिएंटेशन देना होगा। फिर यूजिंग सर्विस ऑफ स्पेशलिस्ट फॉर कंडक्टेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उस क्षेत्र का जिस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं उस क्षेत्र का सबसे जो स्पेशलिस्ट होगा वो लोग को बुलाएंगे, वो लोग देगा हम लोगों का, वो लोग सिखाएगा कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। और इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो प्रोग्राम करवाए उससे कोई फायदा हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के बाद आता है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या होता है, हर इंसान अपना डेवलपमेंट चाहता है, अपना करियर का डेवलपमेंट चाहता है। तो एचआरएम का भी ये फंक्शन होता है कि उसका करियर डेवलप कर रहा है कि नहीं ये देखना। करियर डेवलपमेंट का मतलब आज कोई बंदा अगर सबऑर्डिनेट्स बन के आया है तो वो अपना पढ़ाई लिखाई करके, वो अपना नेसेसरी स्किल डेवलप करके वो ऊंचे लेवल पे जाएगा, वो सुपरवाइजर बनेगा, फिर मैनेजर बनेगा, एमडी बनेगा, डायरेक्टर बनेगा, मतलब वो अपना करियर एनहांस करने का कोशिश करेगा, ठीक है। फिर आता है ट्रांसफर। क्या आता है, ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है, ट्रांसफर मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट टू अनदर, और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। क्या बोल रहा है, सबसे पहले कोई बंदा को अगर मेरे को लगता है कि उसको दूसरा डिपार्टमेंट में दे सकते हैं तो उसको दूसरा डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर उसको ऊपर लेवल पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको सेम जॉब में दूसरा जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, ठीक है। प्रमोशन, क्या होता है प्रमोशन, प्रमोशन रेफर्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू हायर रैंक विद अ मोर पे। मतलब प्रमोशन का मतलब होता है एक बंदा जो मेरे पास काम कर रहा है वो जिस लेवल पे है उससे ऊंचे लेवल पे उसको प्रमोट करना, और उसके साथ उसका पैसा, उसका जो सैलरी है वो भी बढ़ाना, ठीक है। डिमोशन, अगर कोई बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कोई बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो उस जिस लेवल पे है उस लेवल से उसको नीचे कर देना, और उसका सैलरी जो भी सैलरी है उसको कम कर देना, ये डिमोशन में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंपनसेशन। उसके बाद क्या आता है, कंपनसेशन, इसी का है, ऑपरेटिव का ही है कंपनसेशन। अगला क्या आता है, कंपनसेशन। पहले एम्प्लॉयमेंट में पढ़े, फिर डेवलपमेंट में पढ़े, हम कंपनसेशन में देखते हैं क्या क्या होता है। जॉब इवैल्यूएशन, पहला क्या होता है, जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन एक it is the process of determining the relative worth of a job. Remuneration of the employee depend on the relative worth of the job. मतलब एक एम्प्लॉई मेरे को जो काम करके दे रहा है मेरे को उससे कितना फायदा हो रहा है, अगर उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है तो मेरे को उसको ज़्यादा केयर करना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा से रखना पड़ेगा। मतलब वो मेरे को कितना वर्थ दे रहा है, उसका काम का मेरे पास कितना वर्थ है, ठीक है। ये इवैल्यूएट करना कंपनसेशन के अंडर आता है। उसके बाद जिस तरह का मेरे को वर्थ देगा उस हिसाब से वेजेस एंड सैलरी होगा।
जिस तरह का वर्थ देगा मेरे को, जिस तरह का वो जॉब का वर्थ देगा, उस हिसाब से हम लोग वेजेस एंड सैलरी पे करेंगे उसको। ठीक है, फेयर वेज देंगे, मतलब न तो उसको हम लोग ज्यादा वेज दे देंगे कि वो फूल के एकदम चौड़ा हो जाए, ना उसको कम वेज देंगे कि वो काम करने में उसको मजा ही ना आए। ठीक है, फिर इंसेंटिव, अगर कोई बंदा बहुत एफिशिएंट है, कोई बंदा बहुत एफिशिएंट है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसको मॉनेटरी हम लोग हेल्प कर सकते हैं, मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकते हैं, और उसको अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए मॉनेटरी इंसेंटिव दे सकते हैं, या नॉन मॉनेटरी कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ सामान दे सकते हैं। ठीक है, या फिर उसका करियर को एनहांस करने के लिए इंसेंटिव के तौर पे उसको हम लोग बढ़िया लेवल का पढ़ाई दे सकते हैं, पढ़ाई करवा सकते हैं, हम अपने तरफ से उसको पढ़ाई करवा रहे हैं, या फिर अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा ट्रेनिंग दे रहे हैं फ्री में, तो ये इंसेंटिव का ही पार्ट होता है। अगला आता है बोनस। बोनस क्या होता है? बोनस मीन स्टैट्यूटरी पेमेंट ऑफ employee according to the payment of bonus act. Bonus may be non statutory also when a bonus doesn't cover the payment of bonus, it called non statutory bonus. बोनस बेसिकली सरकार के द्वारा बोला गया है कि हर साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी देना पड़ेगा, तो वो बोनस के अंडर आता है। ठीक है, फ्रिंज बेनिफिट। फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है? फ्रिंज बेनिफिट, फ्रिंज बेनिफिट क्या होता है भैया? फ्रिंज बेनिफिट बेसिकली होता है वो काम, जैसे कि हम लोग मेडिकल का ट्रीटमेंट का पैसा दे दे रहे हैं, हाउस रेंट का अलग से पैसा दे दे रहे हैं, कैंटीन फैसिलिटीज दे दे रहे हैं, कार फैसिलिटीज दे दे रहे हैं, कि पिक एंड ड्रॉप दे रहे हैं हम, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो ये सब फ्रिंज बेनिफिट के अंदर आ रहा है। फिर सोशल सिक्योरिटीज, सोशल सिक्योरिटीज क्या होता है? सोशल सिक्योरिटीज वर्कमैन कंपनसेशन ड्यू टू एक्सीडेंट। अगर मान लो किसी का, मेरे काम के दौरान किसी का कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई ऊपर से गिर गया, किसी का मशीन में हाथ पैर कट गया, उसके लिए हम लोग उसको कंपनसेशन देते हैं, उसके लिए कुछ पैसा देते हैं। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटीज़ के अंदर आता है। अगर मान लो तो किसी का कुछ ऐसा, हम लोग का फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री है, उसके वजह से उसको कुछ डिसेबिलिटी हो गया, उसके लिए हम लोग उसको पेमेंट करते हैं, तो ये सब सोशल सिक्योरिटी के अंदर आता है। ठीक है, अगला आता है मोटिवेशन। कंपनसेशन हो गया, अगला होता है मोटिवेशन। अगला क्या होता है? मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन प्रोवाइड द बेस्ट एफर्ट। मोटिवेशन देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोटिवेशन देते हैं ताकि एम्प्लॉय को मोटिवेट करे कि वो अपना फुल पोटेंशियल देके काम करे और ऑर्गेनाइजेशन गोल को इफेक्टिव वे में अचीव करवा सके। ठीक है, मोटिवेशन का काम क्या होता है? फुल पोटेंशियल में एक एम्प्लॉय काम करने का इच्छा रखे, विलिंगनेस पैदा हो, वो मोटिवेशन का पार्ट होता है। ठीक है, ठीक है, अगला आता है इंटीग्रेशन। अगला क्या होता है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है? मोटिवेटिंग द एम्प्लॉय थ्रू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, providing job satisfaction to employee, handling employee grievances through formal procedure, worker participation in management, developing sound human relation, improving quality of work life. बेसिकली ये बोला जा रहा है, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसको, जो मेरा पर्सनल इंडिविजुअल लेवल पे गोल है, उसको किस तरह से रिकॉन्साइल किया जाए, उसको जोड़ा जाए। ठीक है, हम लोग उसको एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, उसको एक्स्ट्रा मनी देंगे मोटिवेशन देने के लिए, साथ में एम्प्लॉय लोग जो है उसको हम लोग मैनेजर का जो प्लानिंग होगा उसमें उसको पार्ट देंगे, उसका थोड़ा रोल दे देंगे, प्रोवाइडिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय लोग का जो जॉब है उसको सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे। ये इंटीग्रेशन का पार्ट होता है। किसी के अंदर से ना जब ये फीलिंग आ जाता है कि हाँ, कंपनी मेरे को अपने प्लानिंग का पार्ट मान रहा है, मेरे को इंटीग्रल पार्ट मान रहा है, तो वो एकदम मेहनत से काम करता है। ठीक है, पर्सनल रिकॉर्ड। फिर ह्यूमन रिसोर्स का सबसे बड़ा काम होता है पर्सनल रिकॉर्ड रखना, पर्सनल रिकॉर्ड रखना, मतलब मेरे यहाँ पे जो जो काम कर रहा है उसका फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह का इंसान है, कहाँ रहता है, उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, सब कुछ हम लोगों को उसका रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा।
ठीक है, उसको कब प्रमोशन दिए, कब ट्रेनिंग दिए, सब कुछ का रिकॉर्ड हम लोगों को रखना पड़ेगा। उसका क्या सैलरी है, कब सैलरी मिल रहा है, ये सब सारा रिकॉर्ड पर्सनल रिकॉर्ड में आ जाता है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस। उसके बाद क्या आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है? द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय। मतलब ऐसा नहीं करवा सकते कि कोई बंदा को हम बोले लाख रुपया लो, 7 दिन तक बिना सोए काम करो, नहीं कर सकते बंदा, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उसका मेंटली वो पागल हो जाएगा। फिजिकली चलो 7 दिन तक वो काम कर भी दिया मरते मरते, लेकिन वो मेंटली पागल हो जाएगा। तो हम लोगों को मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल पे हम लोगों को उसको बैलेंस करके रखना पड़ेगा, उसको सही से मेंटेन करके रखना पड़ेगा ह्यूमन रिसोर्स को, ठीक है। इसको मेंटेनेंस बोलते हैं। क्लियर? अगला है ह्यूमन रिलेशन। मतलब हम लोग का जो आसपास जितना भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके बीच में अच्छा रिलेशन हो, ह्यूमन रिलेशन अच्छा हो, ये भी इंश्योर करता है फंक्शन ऑफ एचआरएम, ठीक है। ये भी एचआरएम का काम होता है, ये इंश्योर करना कि आपस में सबका रिलेशन अच्छा हो, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल रिलेशन लास्ट है। यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, जॉइंट कंसल्टेंशियल, कलेक्टिव बार्गेनिंग, ग्रीवांसेस हैंडलिंग। मतलब हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो एम्प्लॉय यूनियन है उसका कैसा रिलेशन है, हम लोगों के साथ कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब हम लोग साथ में मिलके एक बात बोल पा रहे हैं कि नहीं, हम लोग साथ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को निपटाना है, हम लोगों को साथ में ग्रीवांसेस को हैंडल करना है, मतलब सारा चीज़ सही से हो, ये काम एचआरएम का होता है, ठीक है। अब एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन में 2 तरह का एडवाइजरी फंक्शन होता है बेसिकली, 1 2। एक होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, और एक होता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंटल हेड्स, समझना क्या बोल रहा है। टॉप लेवल मैनेजमेंट, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एडवाइज द टॉप लेवल मैनेजर इन फॉर्मुलेशन ऑफ and evaluation of personal program policies procedure, they give advice to maintain good human relation। क्या बोल रहा है? जो एचआरएम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को गाइड करता है, एडवाइस करता है किस तरह का पेमेंट प्रोसीड्योर होना चाहिए, किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, किस तरह का हम लोग जब नियम कानून पॉलिसीज बनाएंगे वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि वो लोग ग्राउंड लेवल का जानता है, ये लोग बताएगा किस तरह का पॉलिसीज रखना चाहिए, किस तरह का प्लानिंग होना चाहिए। तो उस सब में प्लानिंग, पॉलिसीज मेकिंग, ये सब में टॉप लेवल मैनेजमेंट का एडवाइस देके हेल्प करता है, ठीक है। डिपार्टमेंटल हेड, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर गिव एडवाइस टू द डिपार्टमेंटल हेड ऑन वेरियस मैटर लाइक मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, किस तरह का मैन पावर का रिक्वायरमेंट है, किस तरह का जॉब एनालिसिस करना है, किस तरह का जॉब डिज़ाइन करना है, इस सब में हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंटल हेड को, ठीक है। तो हम लोगों का ये फंक्शन ऑफ एचआरएम खत्म हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 1 खत्म हो गया। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।